मेरे साथ बने रहे और इस वीडियो को देखें क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पश्चिमी देशों में एक पैटर्न उभर रहा है। अगर आप पश्चिमी देशों के नागरिक हैं तो इसे समझना जरूरी है। अगर ये आपके देश में नहीं हुआ है तो होगा। कनाडा या न्यूजीलैंड के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, माफ कीजिए। मैं उन देशों को उतना करीब से नहीं देखता जितना कि मैं ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को देखता हूं। लेकिन यह जरूरी है, अगर कनाडा और न्यूजीलैंड में अभी नहीं हुआ तो जरूर होगा। तो पॉलिन हैंसन लगभग 30 साल से राजनीति में है, लेकिन पिछले 12 महीनों में उनकी लोकप्रियता अचानक काफी बढ़ी है और इसके कारण मुझे अच्छी तरह समझ आते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए वे अभी भी इसका कोई मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद समझ नहीं पा रहा हूं कि ये लोग जिंदगी में या खासकर अपने करियर में इतनी दूर तक कैसे पहुंच गए। देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इन लोगों की हालत देखिए, कितनी दयनीय है। आपको लगता है बीबीसी खराब है तो एबीसी को देखिए, वो है हमारा बीबीसी। आपको यकीन नहीं होगा, इसे देखिए, ये हमारे टैक्स से चलने वाले राष्ट्रीय टीवी पर दिखाया गया। थोड़ा संदर्भ दूं तो जीना राइनहार्ट ऑस्ट्रेलिया की सबसे अमीर महिला और अरबपति है, जो पॉलिन हैंसन की वन नेशन पार्टी का समर्थन करती है। इसे देखें। क्रांति आने पर क्या आप बिस्तर के नीचे छुपेंगी, या फिर आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जीना राइनहार्ट के पिछवाड़े में डंडा कैसे घुसाना है, उसे घुमाना है और उसकी आंतों को अच्छे से मिला देना है और उसे एक बड़ा सा सॉसेज रोल बना देना है। बात का बतंगड़ बनाना। वो अश्लील और क्रूर भड़काऊ भाषण, वो अश्लील हिंसा की कल्पना जिसे एबीसी ने पहले ही देख लिया होगा, जो प्रसारित हुआ। फिर भी एबीसी ने उसे दिखाने का फैसला किया और उस शो में जो 4 लोग थे जो जूरी और होस्ट थे, उनमें से सिर्फ एक ने ही हल्की सी आलोचना की थी। वो थी एबीसी की प्रस्तुता ली सेल्स। ये वही लोग हैं जो हमारे सामने नैतिकता का दिखावा करते हैं, बस याद रखना। बाकी पश्चिमी दुनिया की तरह ऑस्ट्रेलिया भी पागल वामपंथी वोक्स, खुद को सही समझने वाले, नैतिकता का दिखावा करने वाले वोक्स के कब्जे में है, जो हमेशा सोचते हैं कि वे हमें बता सकते हैं, हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा सकते हैं, हमें उपदेश दे सकते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं, हाँ, वे नेशनल टीवी पर एक वीडियो क्लिप चला रहे हैं। मैं ये प्रोग्राम और एबीसी नहीं देखता, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि वे प्रतियोगियों के वीडियो क्लिप चला रहे हैं और फिर उसकी आलोचना कर रहे हैं। निश्चित ही कोई संपादकीय नीति होगी। हाँ, निश्चित ही आप इतना भद्दा और घिनौना कुछ नहीं दिखाएंगे। असल में मुझे चिंता हो रही है कि आप जानते हैं, मुझे यह चलाने के लिए YouTube से कोई चेतावनी मिल सकती है। लेकिन देखो, YouTube, मैं तो बस वही चला रहा हूं जो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय प्रसारण चैनल एबीसी पर चलाया गया था। मुझे ये वाकई में काफी पसंद आया। लेकिन फिर उसे यह काफी पसंद आया, उसे भी पसंद आया। मुझे कहना था कि आपने फिल्म का टोन बदल दिया, जो पहले सबको जोड़ती और शामिल करती थी। जैसे, क्या आपको कभी लगता है कि आप कुछ नहीं हैं? हम सब की अपनी समस्याएं हैं, हम सब इसमें साथ हैं। आपने इसे जीना राइनहार्ट पर तीखे मजाक के साथ खत्म किया। यानी आप दर्शकों से कह रहे थे कि हम सब इसमें साथ हैं, लेकिन अगर आप मेरी राजनीति से सहमत नहीं हैं तो नहीं। जब तक आप जीना राइनहार्ट ना हो। वे हंस रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस सोशल मीडिया कॉमेडियन के पीछे पड़े थे। मैं उसका नाम भूल गया। उसने भारतीयों और एबोरिजिनल लोगों पर कुछ चुटकुले बनाए थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और उन्होंने उसके पीछे पड़कर उसकी नौकरी छीन ली। और देखिए, ईमानदारी से कहूं तो मैं कहूंगा कि शायद उनमें से कुछ थोड़े भद्दे थे और इसी वजह से मैंने उसका समर्थन नहीं किया। मैंने ना उसका समर्थन किया, ना उसकी बातों का। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। फिर से दोस्तों, आप कुछ भूल रहे हैं, ये सोशल मीडिया नहीं है। वे इसे हमारे राष्ट्रीय टीवी पर चला रहे हैं, राष्ट्रीय टीवी पर। खैर, तो पॉलिन हैंसन ने अभी अभी उनकी नींद उड़ा दी है। आप जानते हैं, उन्होंने इसके कारण अपनी नींद खो दी है। वे उठते हैं, उस पर हमला करते हैं। वे सोने जाते हैं, उस पर हमला करते हैं। वे दोपहर का खाना खाने बैठते हैं, उस पर हमला करते हैं। वे बस नहीं कर सकते, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास पॉलिन हैंसन की लोकप्रियता की इस आंधी को
रोकने का कोई हल नहीं है। तो पॉलिन हैंसन, जैसा कि मैंने कहा, पिछले लगभग 12 महीनों से सर्वेक्षणों में सबसे ऊपर रही हैं और अभी व्यक्तिगत रूप से वह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक नेता हैं। कुछ सर्वेक्षणों में उनकी पार्टी नंबर 1 है, जबकि अन्य में वह सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के बाद दूसरे स्थान पर है। तो पॉलिन हैंसन ने यह कहा, और मुझे लगता है कि यही खास बात उनकी सफलता का कारण है। लोग उनकी ओर इसलिए आकर्षित है क्योंकि वह वही बातें साफ तौर पर कहती है जो हम नेताओं से चाहते हैं, लेकिन वे नहीं कहते। हम एक बहुसांस्कृतिक समाज नहीं हो सकते। हम एक बहुनस्लीय समाज है, लेकिन हमारी साझा संस्कृति एक ही होनी चाहिए। बस इतना ही। कितना सीधा सादा बयान है, कितना सीधा सादा बयान है। यह बहुसांस्कृतिकता के विचार की खुली निंदा है। ये क्यों लोकप्रियता हासिल कर रहा है? क्योंकि मुझे लगता है लोगों के पास आंखें हैं, लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो उसने ऐसा कहा और इससे हमारा पूरा राजनीतिक प्रतिष्ठान बौखला गया है। इससे सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री, जिनके बारे में मैं बहुत समय से कह रहा हूं, और अब ज्यादा से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि वह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री है, भी हिल गए हैं। उन्हें सुनिए, उन्हें सुनिए। उनके हालिया भाषण की यह वीडियो क्लिप देखिए जो वायरल हो रही है। फिर भी हम यहाँ हैं, एंथनी एल्बनीज़ी हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा बहुसांस्कृतिक रहा है। हाँ, वो बहुसांस्कृतिक नहीं है, वो बहुसांस्कृतिकता नहीं है जो हमें पसंद नहीं है। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नहीं देखा कि कोई जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक या इटालियन के ऑस्ट्रेलिया आने की शिकायत करता हो। कोई शिकायत नहीं करता। हम विरोधी संस्कृतियों की शिकायत कर रहे हैं। एक अमेरिकी था जो कनाडाई होने का नाटक कर रहा था और किसी को ठीक से पता नहीं था कि नेता का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था या चिली में। वे लोग कभी भी एक लेबर सरकार के कॉकस रूम की कल्पना नहीं कर सकते थे जिसमें महिलाओं की बहुमत हो, या एक रोल कॉल जो कुछ यूं है: अब्दो, एल्बनीजी, अली, अम्बी हपाहा, आनंदा राजा और एस। हाँ, अच्छे कारणों से, क्योंकि अंत में परिणाम देखिए। वे लोग जो भी थे, अगर आप उन्हें नीचा समझते हैं, मैं यह एक गैर श्वेत और बाहरी व्यक्ति के रूप में कह रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत वस्तुनिष्ठ रहना पड़ता है। उन लोगों ने कुछ बहुत सफल बनाया। जो आप बना रहे हैं वह बहुत सफल नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि आप ऑस्ट्रेलियाई समाज को नष्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपकी विचारधारा में ये लोग हर जगह से हैं, लेकिन कहीं के नहीं, और कुछ भी गर्व करने लायक नहीं बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया नीचे जा रहा है। उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया बनाया, जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया हमें विरासत में मिला है, आपको विरासत में मिला है। ये एक प्रथम विश्व का आधुनिक देश था जहां संभावनाएं अनंत थीं। लगता है आप हमें ऐसे गड्ढे में ले जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं दिखता। सब कुछ नीचे जा रहा है। तो हाँ, वाजिब वजह थी। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन लेबर पार्टी के साथ ऐसा होगा। हमारी पार्टी और हमारा आंदोलन ज्यादा खुले, ज्यादा लोकतांत्रिक, ज्यादा विविध और ज्यादा समान है। ज्यादा विविधता जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो, ज्यादा समानता भी जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी हो। खासकर और ज्यादा समानता, जिसे वे समता कहना पसंद करते हैं। मूर्ख लोग बुद्धिमानों के बराबर नहीं होते। वे नहीं होते, वे बस बराबर नहीं होते। तो ये मूल्य, फिर से ये मूल्य इसलिए फैलाए गए क्योंकि ये कागज पर अच्छे दिखते हैं। ये अच्छे दिखते हैं। आप जानते हैं, हमें सभी से प्यार करना चाहिए, सभी को अपनाना चाहिए। सब अच्छा है। विविधता हमारी ताकत है। सभी संस्कृतियां एक जैसी हैं। ये अच्छे दिखते हैं। ये सुनने में भी अच्छे लगते हैं, है ना? मेरा मतलब है, और जब आप समाज में एक निश्चित स्तर की शांति प्राप्त कर लेते हैं, शांति और समृद्धि, तब आपके पास इन सुंदर मूल्यों को अपनाने का समय होता है। इन ऊंचे ऊंचे मूल्यों को आपके पास तब तक समय है जब तक कोई तीसरी दुनिया से प्रवासी ना आ जाए, जहां उसने देखा कि उसके चाचा, उसके भाई, उसकी मां को एक प्रतिद्वंदी गिरोह ने टुकड़ों में काट डाला। फिर वह ऑस्ट्रेलिया आकर देखता है कि यहाँ सड़कों पर माचेती हिंसा नहीं है। लोग आराम से घूमते हैं और दरवाजे खुले छोड़ देते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन वे अभी भी अपना ट्रॉमा अपने साथ लिए हुए हैं।
इसी कारण ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर अफ्रीकी माचेती हिंसा दिख रही है, जो पहले नहीं देखी गई थी। एंथनी एल्बनीज को लगता है वो शेखी बघार रहे हैं, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। मैं आपको जल्दी से एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें एक लिबरल सीनेटर हैं। यही वजह है कि मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए। तो ये महिला जिसे आप देख रहे हैं, ये सीनेटर जेन ह्यूम है। वह लिबरल पार्टी की सीनेटर है, जो यहाँ टोरीज जैसी है। जैसे टोरीज पिछले 14 महीनों में बुरी तरह गिरे, इनका भी वही हाल हुआ है और ये समझ नहीं पा रहे क्यों। ये नहीं समझ रहे क्योंकि इनका दिमाग घमंड में फंसा है। इन्हें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, वन नेशन हमसे नीचे है। ऑस्ट्रेलिया के 40% या 35% लोग, ये इस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा सर्वे देख रहे हैं। 35% ऑस्ट्रेलियाई वन नेशन का समर्थन करते हैं और इनके पास वन नेशन के बारे में कहने के लिए सिर्फ बुरी, घटिया और नकारात्मक बातें ही हैं। और इसी के साथ वन नेशन के वोटर या समर्थक, वे भी ऑस्ट्रेलियाई है और आप उन्हें ये कहकर अपमानित कर रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग घमंड में अटका हुआ है। इसे ध्यान से सुनिए। मेरा सवाल यह है कि आखिर वन नेशन उन लोगों को क्यों अपनी ओर खींच रहा है जो खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय अर्थव्यवस्था बहुत से लोगों के फैसलों को प्रभावित कर रही है, क्योंकि खासकर इस लेबर सरकार के तहत जीवन स्तर बहुत तेजी से बुरी तरह गिर गया है। असल में पिछले 4 सालों में हमारा जीवन स्तर दुनिया के किसी भी विकसित देश की तुलना में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से पीछे गया है। मैं बेन हबीब को सुन रहा था और मैं आपको बेन हबीब का नूरिया खान के साथ हाल ही में लिया गया इंटरव्यू देखने की सलाह देता हूं। वो बोले कि 80 के दशक में यूके भी ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहा था, पर तब समस्या सिर्फ कमजोर अर्थव्यवस्था तक थी। सांस्कृतिक युद्ध नहीं थे, कोई जनसांख्यिकीय पतन नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। सामाजिक एकता में कोई समस्या नहीं थी। ब्रिटेन ने उच्च स्तर की एक रूपता बनाए रखी थी, जिसका मतलब था कि वे साझा और सामान्य मूल्यों पर सहमत थे। लेकिन उन्होंने कहा कि आज का ब्रिटेन आर्थिक ही नहीं, सामाजिक एकता जैसी जटिल समस्याओं का भी सामना कर रहा है, जिससे इन्हें पार करना और मुश्किल हो गया है। यही ऑस्ट्रेलिया में छोटे स्तर पर हो रहा है। मुझे ऑस्ट्रेलिया से कुछ उम्मीद है, क्योंकि हम यूके जितने खराब नहीं हैं, लेकिन नेताओं के कारण उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। वह इस सब का कारण पूरी तरह आर्थिक संकट को बता रही है। बस यही है, वह कह रही है, बस यही है, बस इतना ही। एक बार जब हम, आप जानते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से ठीक कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह ये नहीं समझती हैं कि आप तीसरी दुनिया के प्रवासियों, अफगानिस्तान, इराक और अल्जीरिया जैसे देशों से आए प्रवासियों की बाढ़ के साथ एक विकसित, उच्च गुणवत्ता वाली, समृद्ध अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते। इसे देखिए, जब आपके पास 55% कामकाजी उम्र के सीरियाई पुरुष हैं, तो आप विकसित अर्थव्यवस्था कैसे बनाएंगे? जो कल्याण योजनाओं पर निर्भर हैं, तो सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि वास्तव में पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। 55%। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में 55% कामकाजी उम्र के सीरियाई लोग कल्याण योजनाओं पर निर्भर हैं। 52% इराकी, यानी आधे से ज्यादा लोग जो काम कर सकते हैं, वे अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर रहे हैं। वे वही हैं जिन्हें हम पहले भत्ते पर पलने वाले निकम्मे कहते थे। वे सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं, वे सेंटरलिंक का दुरुपयोग कर रहे हैं। 34% लेबनानी, 33% अफगान। यह चौंकाने वाला है, मुझे लगा संख्या ज्यादा होगी। तुर्क भी 28% है। विकसित देशों के लोग जैसे ऑस्ट्रेलियाई, यही राष्ट्रीय औसत और मानक होना चाहिए। राष्ट्रीय औसत ही मानक होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में केवल 16% कामकाजी उम्र के ऑस्ट्रेलियाई कल्याण योजनाओं पर निर्भर हैं। जर्मनी के लोग, देखो, ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर। देखो, तो मैं कहूँगा कि ये देश एक तरह से ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। वे यहाँ आते हैं। इसीलिए हमें इन फर्स्ट वर्ल्ड संस्कृतियों को यहाँ लाने में दिक्कत नहीं होती। वे काम के महत्व को समझते हैं। वे 10 बच्चे नहीं पैदा करते, हालांकि हम चाहेंगे कि वे बच्चे पैदा करें। हम चाहते हैं कि वे बच्चे पैदा करें, इन लोगों के लिए नहीं, लेकिन ये लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। वे टैक्स पेयर्स के पैसे चूस रहे हैं। इस मुद्दे को सुलझाए बिना अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? आदिवासी की बात छोड़िए, वह आदिवासियों से जुड़ी समस्या है। मेरा मतलब है, ये हमारा टैक्स है। हम उन्हें टैक्स दे रहे हैं ताकि उनकी जमीन पर महान देश बना सके। ठीक है? ठीक है, मेरे पास इसके बारे में कहने को कुछ नकारात्मक नहीं है। यह अलग है। देखिए, सीरिया, इराक,
लेबनान, अफगानिस्तान, तुर्की। हमें इन देशों से लोगों को लाना बंद करना चाहिए और जो सिस्टम खराब कर रहे हैं वह काम नहीं कर रहे, उन्हें वापस भेजना चाहिए। इस महिला को लगता है कि अर्थव्यवस्था सुधरने पर सब ठीक हो जाएगा। बाकी मुद्दों जैसे एक सांस्कृतिकता, बहुसांस्कृतिकता पर चर्चा न करे। वह समझ नहीं पा रही कि लोग वन नेशन की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। मैंने कहा था कि एक पैटर्न बन रहा है, यही मेरा मतलब था। ये लोग ठीक वैसे ही जैसे टोरीज अनजाने में अपनी ही बर्बादी की ओर बढ़ गए हैं और वे गिर रहे हैं। और वे अब भी समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता हमें क्यों छोड़ रही है और वन नेशन की तरफ क्यों भाग रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी आंखें खोलो, अपना दिमाग खोलो। पिछले 4 सालों में हमारा जीवन स्तर विकसित देशों से सबसे तेजी से गिरा है। अब आप या तो हालात वैसे ही रख सकते हैं या लेबर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप वन नेशन के पास जा सकते हैं जिनका रवैया चलो सब कुछ उड़ा देते हैं जैसा है। चलो सब कुछ उड़ा देते हैं, वो सही जवाब नहीं है। उनका जवाब असल में यह है कि अगर कोई समझदारी बची है तो वह वन नेशन से ही आ रही है। और मज़ेदार बात यह है कि गठबंधन जो मुख्य रूप से लिबरल्स और नेशनल से बना है, वे भी वही बात कह रहे हैं। टोनी एबट, पूर्व प्रधानमंत्री और लिबरल्स के चेयरमैन ने 5 मिनट का वीडियो जारी कर मोनो कहा। उन्होंने खुले तौर पर साफ साफ कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि बहुसांस्कृतिकता असफल हो गई है। मुख्य धारा के पूर्व राजनेताओं के मुंह से ऐसी भाषा सुनना अकल्पनीय है। जैसे टोनी एबॉट प्रधानमंत्री थे, मुझे ठीक याद नहीं, शायद 2010 से 2013 तक, कुछ ऐसा ही। 2010 के दशक में हमारे पास 4 या 5 प्रधानमंत्री थे। वे सभी एक कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे और यही असल में इसकी वजह है। पूरे 2010 के दशक में हमारे पास एक कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे, मैल्कम टर्नबुल, जूलिया गिलार्ड, केविन रूड, टोनी एबट। उनसे पहले जॉन हॉवर्ड थे, जिन्हें शायद ऑस्ट्रेलिया के सबसे महान प्रधानमंत्रियों में से एक माना जाता है। मैं भी यही कहूँगा। मुझे नहीं पता कि आपको यह पसंद हो या न हो, या आप सहमत हो या न हो। उन्होंने 4 कार्यकाल पूरे किए, 1997 से 2007 तक, या शायद 1996 से 2007 तक, कुछ ऐसा ही। और फिर केविन रूड से हार गए। और फिर हमारे पास एक कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे। हम एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं ढूंढ पाए जो अपना कार्यकाल पूरा कर सके। कुछ को तो चुनाव से ठीक पहले ही हटा दिया गया। जब तक ये आदमी नहीं आया, माफ कीजिए, स्कॉट मॉरिसन, वो दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। और जब तक हम इस आदमी तक पहुंचे जो मेरी नज़र में ऑस्ट्रेलिया का सबसे खराब प्रधानमंत्री है और जिसके 2 कार्यकाल भी हुए हैं, शायद वहां भी कोई संबंध है। हम सबसे महान प्रधानमंत्रियों में से एक से ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। हमारे 5 प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। शायद इंग्लैंड में भी यही हो रहा है। आप जानते हैं, एंडी बर्नम अभी अभी आए हैं। 7-8 प्रधानमंत्री आए हैं 10 सालों में, लेकिन वे कह रहे हैं कि यह भयानक है। तो पश्चिम का पतन हो रहा है क्योंकि हम पर इन लोगों का राज है। ये डायनासोर जो समझते नहीं है, वे माहौल नहीं समझ सकते। सोचिए, एक राजनेता होकर जनता को ना समझना। इसलिए मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आता वे कैसे पहुंच गए। लेकिन सब कुछ उड़ा देने से आपके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होगा। इससे आपकी अर्थव्यवस्था में भी कोई सुधार नहीं होगा। हम सब कुछ उड़ा नहीं रहे हैं। मैं हम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं वन नेशन का बड़ा समर्थक हूं। हम सब कुछ उड़ा नहीं रहे हैं, हम घर को ठीक कर रहे हैं। हम ऑस्ट्रेलिया के विध्वंस को रोक रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लिए असली योजना, विश्वसनीय योजना और विश्वसनीय टीम जरूरी है। यही बात एंगस टेलर और मैंने कही है। असल में आज हमने अपनी विश्वसनीय योजना लॉन्च की है, जिसमें टैक्स कम करना शामिल है, ऊर्जा की कीमतें कम करना शामिल है। इसमें प्रवासन और आवास को साथ साथ संभालना शामिल है, जिससे कि आप जानते हैं ये सब एक ही बातचीत का हिस्सा बन जाए। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वन नेशन भी यही कह रही है, मैंने भी यही कहा था, वे भी वही कह रहे हैं। मैं एलिस्टर कैम्बल को कॉन्स्टेंटाइन किसिंग के साथ ट्रिग्नोमेट्री पर सुन रहा था। शानदार पॉडकास्ट है, आपको देखना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये वामपंथी नहीं है। ये आपको बताएगा कि इन पारंपरिक राजनेताओं के दिमाग में क्या फंसा हुआ है। वे इतने घमंडी हैं, वह कह रहे थे कि यूके में लेबर पार्टी के बैक बेंचर्स वे प्रवास पर
सख्त नहीं हो सकते, क्योंकि दक्षिण पंथ अप्रवासन पर सख्त है। ये आपके देश के लिए जरूरी हो या ना हो, ये अप्रासंगिक है। आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड अभी ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज्यादा खराब स्थिति में है। लेकिन ब्रिटेन के लिए क्या काम करेगा, इसे देखने के बजाय वहां जीवन यापन की लागत का संकट है। वहां हर चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो बुरा है वहां हर चीज उससे भी कहीं ज्यादा खराब है। एक आसान समाधान है, लेकिन मामला उससे ज्यादा जटिल और गतिशील है। लेकिन कम से कम एक आसान समाधान है जो आपको आपकी अर्थव्यवस्था को बहाल करने की दिशा में ले जाएगा। वो है अवैध प्रवासियों से छुटकारा पाना, आपकी कल्याणकारी योजनाओं का खर्च कम करना, इन तीसरी दुनिया के प्रवासियों को वेलफेयर, यूनिवर्सल क्रेडिट और पीआईपी देना बंद करना, जिन्हें इंग्लैंड में होना ही नहीं चाहिए। यही एक चीज है जो आपको बहुत सारा पैसा बचाने वाली है। लेकिन लेबर पार्टी ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि दक्षिणपंथी ऐसा करना चाहते हैं। तो वे इतने जिद्दी हैं या फिर वे विचारधारा के मामले में कट्टर है और अपनी विचारधारा से अंधे हो गए हैं। वे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मुझे नहीं लगता ये टिकेंगे। मुझे वन नेशन के मामले में ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वह पारंपरिक या परंपरागत किस्म की राजनेता नहीं है। आप यही बात नाइजल फराज के बारे में भी कह सकते हैं। यही वजह है कि टोरी पार्टी नीचे गई, सुधार पार्टी ऊपर आई। लिबरल पार्टी भी टोरीज की तरह गिर रही है और वन नेशन उभर रही है। मैं इसी पैटर्न की बात कर रहा हूं, लेकिन ये लोग इसे समझ नहीं रहे। ये यहां तक कैसे पहुंचे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सबसे पहले रखना। वन नेशन ऑनलाइन प्रचार की कला में माहिर है। अगर और कुछ नहीं तो वे जो भी संदेश देना चाहते हैं उसे ऑनलाइन बहुत अच्छे से फैला देते हैं, बहुत सस्ते में। लोगों ने वे नहीं है। देखिए, मैंने सुना कि उन्होंने ट्रंप के बारे में भी यही कहा था, उन्होंने नाइजल फराज के बारे में भी यही कहा था, और अब वे वन नेशन के बारे में भी यही कह रहे हैं। वे जादूगर नहीं हैं, वे संदेश पहुंचाने में बहुत चालाक है, वे प्रचार करने में बहुत अच्छे हैं। आपको क्यों लगता है ऐसा है? आपको क्या लगता है? पॉलिन हैंसन जैसी शख्सियत, जिसके बारे में कुछ लोग कहेंगे कि वह उतनी स्पष्ट वक्ता भी नहीं है, वह तो उतनी भी नहीं, वह तो उतनी अच्छी वक्ता भी नहीं है जितने, मान लीजिए, नाइजल फराज हैं। लेकिन वह एक साधारण संदेश लोगों तक पहुंचाने में इतनी सफल क्यों है? उसने एक छोटे से एक सांस्कृतिक बयान में अटक गई थी, लेकिन वह बहुत प्रभावशाली था। ये एक संस्कृति बदलने वाला बयान था जो उसने दिया, वो भाषण जो उसने दिया। ये आज तक उन्हें डरावने सपने दे रहा है। उसने 2 महीने पहले वह भाषण दिया था। वह इसमें इतनी अच्छी क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह कुछ ऐसा कह रही है जो लोगों के दिलों को छू रहा है। लोग इसे देख सकते हैं। लोग अपने देश का पतन वास्तविक समय में देख सकते हैं। यही वजह है कि वह संदेश पहुंचाने में बहुत अच्छी है, न कि इसलिए कि वह झूठी है या धोखेबाज है या कोई बहुत माहिर है या गोइबल्स की कोई छात्रा है। उनका ध्यान बहुत जल्दी भटकता है और वे किसी नीति के बजाय किसी नारे के झांसे में ज्यादा आसानी से आ जाते हैं। बिल्कुल। और मुझे सच में लगता है कि गठबंधन हमारे काम को बहुत गंभीरता से लेता है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब हम कोई नीति लागू करें तो उसके पीछे पूरी मेहनत की गई हो। हम नहीं। हाँ, वे लोग बस एक झूठी दुनिया में जी रहे हैं दोस्तों, और यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूं कि वे सफल नहीं होंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, एक पैटर्न उभर कर आ रहा है। ये सभी मुख्य धारा के राजनेता अपनी ही तलवार से मर रहे हैं, क्योंकि वे लोगों से कटे हुए हैं। वे हकीकत से कटे हैं, बस यही है। तो मैं ऐसा करने जा रहा हूं। हम हिम्मत रख सकते हैं। हम हिम्मत रख सकते हैं। इस घटनाक्रम से हमें तसल्ली मिलती है कि कम से कम हमारा भविष्य अब उनके हाथों में नहीं रहेगा।